सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से जो विषय रहेगा क्लास का वो रहेगा सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान में केवल अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा होगी। आज परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए देखते हैं। आज का विषय है सामाजिक विज्ञान, और पहला प्रश्न जो लिया है, क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर का आता है उसी की चर्चा। पहला प्रश्न है निरंकुशवाद से आप क्या समझते हो। प्रश्न है ये पहला, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हो। अब इस 2 नंबर के प्रश्न में क्या लिखना है, एक अधिकतम 2 लाइन बस, और ये आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो लिखिए इसका उत्तर, निरंकुशवाद का अर्थ है एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था। निरंकुशवाद का अर्थ है एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर कोई की जगह पर लिखो किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। क्या लिखा, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हो। निरंकुशवाद का अर्थ एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, मतलब नियंत्रण कहिएगा, किसी बाहरी कोई नियंत्रण नहीं है ना, जो चाहे वो करे। एक लाइन में और लिखो, इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहते हैं। अब ये प्रश्न पूरा हो गया, इसका उत्तर, और इस पे मिलेगा 2 नंबर। क्यों? क्योंकि इसका प्रश्न में यही पूछा, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हो। निरंकुशवाद का अर्थ है एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में देखा जाए तो राजा होते थे, और राजा जो कहे वो ही होगा, क्योंकि उस पर अंकुश किसका है, वो खुद राजा है। तो इसको क्या कहेंगे, निरंकुश सरकार। और ये पूरा जो प्रक्रम है वो आप दिखाई दे रहा है लिखा हुआ लाइन में, शासन जो व्यवस्था ये निरंकुशवाद। तो ये तो रहा पहला प्रश्न। अब देखते हैं भाई दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न गिरमिटिया कौन थे। दूसरा प्रश्न है गिरमिटिया कौन थे। सामाजिक विज्ञान में
ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, भविष्य में भी संभावना रहेगी पूछे जाने की। भाई इनको कर लो तैयार। अब आंसर में क्या लिखना है, जिस कागज पर अंगूठे का निशान, जिस कागज पर अंगूठे का निशान लगवा कर हर साल यानी प्रत्येक वर्ष हजारों मजदूर दक्षिण अफ्रीका या अन्य देशों को भेजे जाते थे, इस दस्तावेज के आधार पर मजदूर गिरमिटिया कहलाते थे। क्या लिखा, जिस कागज पर, अब ये बात तो बहुत पुरानी है, जिस कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हजारों मजदूर कहाँ भेजे जा रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका, एशिया से, यूरोप में भी भेजे जाते थे। तो एक तरीके से वो पट्टा हो गया, अंगूठा लगवा लिया, ठीक है भाई इतने साल के लिए आपको वहाँ मजदूरी करनी है। तो ऐसे जो मजदूर होते थे उनको क्या कहते थे, गिरमिटिया। और यही लिखा हुआ है, इस दस्तावेज के आधार पर मजदूर गिरमिटिया कहलाते थे। 2 नंबर का प्रश्न है, इतना लिखना है, आपको 2 नंबर मिलेगा। अब चलते हैं भाई तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है। सारे लघुत्तरी प्रश्न है, 2-2 नंबर के। तो इसमें क्या है, आंसर में लिखना है, राज्य सूची में वर्णित विषयों, राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में, राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में राज्य सरकार कानून बनाती है। इतना सा लिख दीजिए, मिल गया आपको उत्तर। ठीक है, स्थानीय जितने भी कानून होते हैं उनका निर्माण कौन करेगा, राज्य सरकार। अब अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया हुआ है, पांडुलिपि क्या है। उत्तर में लिखेंगे आप, पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं, पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखा गया हो।
भाई प्राचीन काल में जब छापे खाने की मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था तो हाथ से ही लिखते थे। तो जितना भी हाथ से लिखा हुआ दस्तावेज है, जो भी रिटन मटेरियल है, वो सब का सब क्या है, पांडुलिपि तो है। इसमें थोड़ा सा और लिख दीजिए, जैसे हस्तलिखित पत्र या पुस्तक। हो गया। 2 नंबर आपको मिलेंगे अगर ये प्रश्न और उत्तर इस तरह से आप लिख रहे हैं तो। चलिए भाई अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप इन प्रश्नों को आप तैयार कर लें, संभावना रहेगी कि इनमें से पूछा जाए। अगला क्वेश्चन 5वां, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? लो जी, अब इसका आंसर लिखो। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन का मतलब है उस समय, है ना। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। अगला प्रश्न 6वें नंबर का लेते हैं। वो ये है प्रश्न, मृदा अपरदन क्या है? बस ये है प्रश्न, मृदा अपरदन क्या है? आंसर में लिखना है मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें हवा और पानी जैसे भौतिक स्रोतों द्वारा खेत की ऊपरी मिट्टी को बहा ले जाया जाता है। यानी दूसरी भाषा में कहें तो मिट्टी का कटाव, क्योंकि खेत में उपजाऊ मिट्टी तो ऊपर ही होती है। अब बहुत तेज बारिश या बहुत तेज हवा चल रही है तो ऊपरी मिट्टी उड़ जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे? मृदा अपरदन। चूँकि उपजाऊ तो ऊपर ही होता है, अब उड़ जाएगी तो फिर क्या होगा? खेत में फसल जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं होगी। तो मृदा अपरदन का मतलब समझ में आया? मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें हवा और पानी जैसे, इसमें केवल 2 उदाहरण दिए हैं, हालांकि पशु चरते हैं उनके खुरों से भी मृदा का अपरदन होता है। जैसे भौतिक स्रोतों द्वारा खेत की ऊपरी मिट्टी को बहा ले जाया जाता है, तो ये क्या है? मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है भाई, इतना 2 नंबर में आप लिख दीजिए। अगला प्रश्न देखो, 6 प्रश्न हो गए और सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। अब चलते हैं भाई 7वें प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7,
पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? यह है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अब उत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए सीढ़ीदार कृषि की जानी चाहिए। मतलब इसका लाइन का मतलब ये है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेत बनाए जाएं वो इस तरह से बनाए जाएं, सीढ़ीदार। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए सीढ़ीदार कृषि की जानी चाहिए। अगला है, पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए तथा सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। सघन का मतलब घना, ऐसे पेड़ जो लगे हैं ना, दूर दूर होते हैं तो विरल हो गया, पास पास लगे तो सघन हो गया, यानी बहुत ही सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। अगर ये उपाय किए जाते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो ये आपका उत्तर हो गया। चलिए भाई, अब अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। ये दिया है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हो? आप क्या समझते हो? अब कहीं लिखा है राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, तो मतलब एक ही है, प्रश्न का जो उत्तर होगा वो एक ही होगा, भाषा जरूर बदल जाए। तो ऐसा इसमें लिखना, किसी देश में एक वर्ष में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसका कुल मूल्य ही उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है।
उसका की जगह पर अगर सही शब्द है तो उनका लिखिए, उनका कुल मूल्य। किसी देश में एक वर्ष में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनका कुल मूल्य ही उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये है नेपोलियन की संहिता। नेपोलियन की संहिता कब लागू की गई? नेपोलियन की संहिता कब लागू की गई? आंसर में लिखना है नेपोलियन की संहिता सन 1804 ईस्वी में फ्रांस में लागू की गई, यानी नेपोलियन प्रथम के द्वारा। इसको नागरिक संहिता भी कहा जाता है। इसको नागरिक संहिता भी कहा जाता है। इतना सा लाइन है। नेपोलियन की संहिता सन 1804 ईस्वी में फ्रांस में लागू की गई, इसको नागरिक संहिता भी कहा जाता है। इतना ही तो पूछा है उसने, कब लागू की गई। और ये पूछे किसने, तो नेपोलियन प्रथम ने। अब तक हमारी चर्चा हुई 9 प्रश्नों पर, ठीक है, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। लिंगानुपात से आप क्या समझते हो? तो देखो भाई, इसका आंसर लिंगानुपात का अर्थ है, लिंगानुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। लिंगानुपात का क्या अर्थ है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो नियम तो ये है प्रकृति का कि भाई 1000 पुरुष और 1000 महिलाएं होनी चाहिए, तभी तो बराबर हुआ। लेकिन ये सब जगह एक सा नहीं है, भारत में ही नहीं है ना। भारत का केरल राज्य है, वहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है अपेक्षाकृत पुरुषों के, यानी 1000 पुरुषों पर वहाँ महिलाओं की संख्या 1000 से भी ज़्यादा है। और वहीं दूसरा राज्य ले लें हरियाणा, वहाँ महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है, वहाँ 700 के आसपास ही है। तो इसका मतलब ये हुआ। अगला प्रश्न 11वां लेते हैं। यूरोपीय नाविकों ने एशिया के समुद्री मार्गों की खोज किस शताब्दी में की थी? आंसर क्या हुआ? यूरोपीय नाविकों ने एशिया के
समुद्री मार्गों की खोज 15वीं से 17वीं शताब्दी के आरंभ तक। ये हो गया। अब तक हमारे 11 प्रश्न अति लघु उत्तरीय सामने आए और ये प्रश्न बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इनको तैयार करें। अब आते हैं भाई 12वें सवाल पर। अगला सवाल है हमारा 12वां क्वेश्चन। वनों के कोई दो अप्रत्यक्ष लाभ बताइए। अब ये है प्रश्न। प्रत्यक्ष का मतलब जो दिखता हो, अप्रत्यक्ष का मतलब जो दिखता ना हो, यही मतलब होता है। एक डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। तो पूछा अप्रत्यक्ष लाभ, तो पहला लाभ तो हो गया वन मृदा अपरदन को कम करते हैं। एक लाभ तो ये हो गया। और भाई दूसरा लाभ जो है वो है वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। तो दो ही पूछा है। उसमें पूछा वनों के कोई दो अप्रत्यक्ष लाभ बताइए, तो दोनों हो गए। वन मृदा अपरदन को कम करते हैं, दूसरा वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। अगला 13वां प्रश्न है, उपभोक्ता के अधिकार से आप क्या समझते हो? उपभोक्ता कौन? जो उपभोग करे उसी को तो उपभोक्ता कहेंगे। आंसर में लिखना है गुणवत्ता कौमा सामर्थ्य कौमा मात्रा कौमा शुद्धता कौमा मूल्य आदि के बारे में जानकारी का अधिकार। अब किसी वस्तु या थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, किसी वस्तु के गुणवत्ता सामर्थ्य मात्रा शुद्धता मूल्य आदि के बारे में जानकारी का अधिकार। हम बाजार से कोई चीज़ खरीदते हैं तो मूल्य भी पता करते हैं, है ना, और उसकी क्वालिटी भी देखते हैं। ये सब हमारा अधिकार है। जो उपभोग कर रहा है उसी को उपभोक्ता कहेंगे। तो जब भी हम जाते हैं मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदने, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो ये हमारा अधिकार है पूछने का। ये थोड़ी है कि मतलब हम अगर ये बात पूछ रहे हैं तो वो मना कर देंगे, ऐसा नहीं है। अधिकार है, आप पूछिए। तो इसी को कहते हैं उपभोक्ता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो किसी वस्तु के गुणवत्ता सामर्थ्य मात्रा शुद्धता मूल्य आदि के बारे में जानकारी का अधिकार। तो ये हो गया आपका आंसर। कुल मिलाकर अब तक 13 प्रश्न पर चर्चा हुई है। आगे का प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 14।
जनमत संग्रह से, जनमत संग्रह से आपका क्या अभिप्राय है? ठीक, अब इसका आंसर, एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान, मतदान मतलब वोट डालना, एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष, किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं, किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं के मतदान के द्वारा, मतदान के द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। मतलब कोई क्षेत्र विशेष है और कोई एक प्रस्ताव है, अब उसको मानना है या नहीं मानना है, इस बारे में अगर फैसला करना हो तो वहाँ के सभी लोगों से कहा जाता है भाई आप वोट डाल दीजिए। अगर वोटिंग में ज़्यादा स्वीकार के पक्ष में है तो बात मान ली जाएगी, और ज़्यादा वोट अस्वीकार के पक्ष में गए तो बात को नहीं माना जाएगा। सिंपल सी बात है। एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं के मतदान द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। ये आपका उत्तर हो गया जनमत संग्रह का। क्वेश्चन नंबर अगला 15, ये प्रश्न है अफ्रो अमेरिकी से क्या तात्पर्य है? अब इसका उत्तर आपको लिखना है वे अफ्रीकी लोग, वे अफ्रीकी लोग जो 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। वे अफ्रीकी लोग जो 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। अब गुलाम का मतलब वही दास, ठीक है ना, जिनको काम के बदले में मात्र भोजन मिलेगा, रहने के लिए जगह मिलेगी और कपड़े मिलेंगे, यानी बदले में कोई मजदूरी नहीं मिलेगी, कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। वो सभी के सभी क्या थे? गुलाम थे। तो अफ्रीका से ले जाए जाते थे वो लोग, एशिया से भी ले जाए जाते थे, ठीक है ना। तो वे अफ्रीकी लोग जो 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। तो कायदे से अफ्रो अमेरिकी उन्हीं को कहा जाता है।
अब यहाँ तक हमारी चर्चा हुई 15 प्रश्न, और ये 15 जो 15 क्वेश्चंस हैं ये याद कर लिए जाएं। पूरी संभावना रहेगी कि इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको परीक्षा में ज़रूर मिलेगा। तो भाई आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर कल किसी नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप यूं ही जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।